तो आप लोगों को पता होगा ही कि आज आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो? हम्म इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक और एकदम आसान तरीके से स्टार्ट करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि कोई एक आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखिए कि कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है और आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, करते हो बार्गेनिंग, फिर उसके बाद कम करा के उससे ले आते हैं। और जब आपको लगता है कि इस सामान को लेने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप और ज़्यादा बार्गेन करते हो कि भाई लगता है कि इस वाले सामान की ज़्यादा सेल नहीं है और दुकानदार कुछ ज़्यादा ही इंसिस्ट कर रहा है उस सामान के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप कोशिश करते हो कि भाई और सस्ता और सस्ता और सस्ता, नहीं भैया इतने में नहीं लेंगे, और सस्ता लेंगे हम। तो ये जो आपका बिहेवियर है वो इकोनॉमिक बिहेवियर है। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बिहेवियर, आर्थिक व्यवहार। तो ऑब्वियस ही बात है कि हर बच्चे के मन में भी इकोनॉमिक बिहेवियर शुरू से ही डेवलप होने लगता है। जो अंकल चॉकलेट लेके आते हैं उन अंकल को अच्छा माना जाता है, और जो अंकल चॉकलेट लेके नहीं आते हैं तो बच्चे अंदर ही खेलते रहते हैं कि वो वाले अंकल कुछ नहीं लाते हैं। और जो अंकल चॉकलेट लाते हैं, बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि भाई अंकल जी, चॉकलेट वाले अंकल जी आए, चॉकलेट वाले अंकल जी आए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हर किसी के मन में उसका हित शुरू से ही होता है, बचपन से ही होता है, और धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है। तो वैसी बात है, वही उसी चीज़ को हम एक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी कर रहे हैं। तो कोई अलग चीज़ नहीं स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो हम बचपन से देखते हैं, सीखते हैं, अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आप सब लोगों का मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है किसी का? सब लोगों का हिंदी है ना? ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। दैट मीन्स अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और कहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़नी है? इंडिया की पढ़नी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़नी है। देखो, ध्यान रखना, आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी लिखी हुई है, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ के साथ में कराई जाती है। हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे हमारा मेजर एम्फेसिस रहेगा। हालांकि जो जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं छत्तीसगढ़ से, वो बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस पर नज़र डालोगे, 2018 के नए पैटर्न के बाद से आप देखोगे तो क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो तो सीधे सीधे डेफिनेशन से रिलेटेड ही ज़्यादातर आते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्या है, संकल्पनाएं आपको अच्छी रखनी पड़ेंगी, मजबूत करनी पड़ेंगी संकल्पनाएं। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट। तो संकल्पनाओं पे आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पे एक स्ट्रांग पकड़ रखनी पड़ेगी। क्योंकि 30 वर्ड में अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। उसमें कोई भी बकवास करने की संभावना नहीं है। और जो उन शब्दों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेगा, एकदम क्रक्स लिख देगा उस चीज़ का, उसको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। और नहीं तो उसमें भी अगर कटाएंगे नंबर तो फिर कटाने के लिए बचता ही कितना है, यही कम नंबर पहले से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संकल्पनाओं की अच्छी समझ रखनी पड़ेगी, परिभाषा को अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा कि परिभाषा क्या होती है, किसी चीज़ के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। जैसे आप यूपीएससी वगैरह देखते हो तो यूपीएससी में अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे आप, पीसीएस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे
तो यहाँ पे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा एक व्यापक अप्रोच भी रखनी है, व्यापक अप्रोच भी रखनी है या व्यापक दृष्टिकोण भी रखना है। दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट की लिंकिंग आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग जिसको हम कह सकते हैं, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। चुनौतियां क्या हैं, अनुप्रयोग, चुनौतियां, समाधान, निष्कर्ष। बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी एक अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव भी रहनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी कमांड हो और दूसरी चीज़ क्या हो, आपकी अप्रोच भी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी, तो आपको अर्थव्यवस्था में फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है। और साथ में आपको एक और काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। बजट और आर्थिक सर्वे से आप देखोगे तो प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर के देखोगे तो पूछा जाएगा कि भाई जीडीपी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है किसी चीज़ का, बजट के अनुसार कितना इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया गया है या बजट में कितना घाटा एज्यूम किया गया है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस बार का जो बजट आया हुआ है उसमें कोर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको हर चीज़ के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बजट में कितना घाटा एज्यूम किया गया है और बजट में कोई अच्छी नई योजना आई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी अपने आप को लिंक करना होगा। और जब आप मेंस का क्वेश्चन भी लिखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक आध लाइन बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी लिंक करेंगे तो कंपेरेटिवली क्या होगा, आपको और लोगों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज पहला हमारा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम समझेंगे कि एक अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमारे सिलेबस में लिखा जरूर है इंडियन इकोनॉमिक्स, लेकिन जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो क्या है, पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा रिलीवेंट हैं। समझ रहे हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमी एक ब्रॉडर तरीके से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। हालांकि अर्थशास्त्र जो होता है वो एक सैद्धांतिक विषय होता है। अर्थशास्त्र को कहते हैं सामाजिक विज्ञान है और इसमें संसाधनों का उपयुक्त रूप से वितरण, उपयोग और आगे वितरण समाहित होता है। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित हैं। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित हैं और उन संसाधन को उन संसाधनों की सीमा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका व्यवस्थित प्रबंधन करना जरूरी होगा। सोचो अगर आपके पास में खूब पैसा है, पैसा ही पैसा है आपके पास में, बहुत सारा पैसा है, तो फिर आपको उसमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई क्या मैनेज करना है, खूब पैसा ही है, चलो ठीक है, गए मॉल में गए और मॉल में बताया कि सर ये शर्ट 5,000 की है, तो आपने निकाला और 5,000 रुपये दे दिए। लेकिन जिन लोगों के पास लिमिट होती है वो क्या करते हैं, बार्गेन भी करते हैं, भैया कम कर लो, ये तो बहुत महंगा है, इतना तो नहीं ले पाएंगे, कई तरह बार्गेन करके और 5,000 की शर्ट को 2,500-3,000 में लेके आ जाते हैं किसी तरीके से। समझ लो, वो बेशक कितना भी बताए लेकिन आप 50% तक किसी तरीके से खींच खाँच के ले आते हैं। लेकिन अगर पैसे की लिमिट
आपके पास कोई नहीं है, कोई अमीर आदमी जाएगा, वो क्या करेगा, निकाल के पैसा दे देगा। तो पैसे निकाल के क्या करेगा कोई भी आदमी, तुरंत के तुरंत दे देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब संसाधनों की सीमाएं होती हैं तो उनका उपयुक्त प्रबंधन, उनका उपयुक्त वितरण करना जरूरी है। तो संसाधन क्या है, दुर्लभ हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। इन संसाधनों की जो सीमाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज, अर्थात दुर्लभ संसाधन। संसाधन है दुर्लभ, दैट मीन संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है। तो ऑब्वियस ही बात है, संसाधन सीमित हैं तो उनका उपयुक्त रूप से वितरण करना पड़ेगा। कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पे कम ज़रूरत है, ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसलिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें संसाधनों का, सीमित संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाता है। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट बात है। तो अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। आपने एमए किया होगा, बीए मान लो करते हैं तो उस समय पर बीए एमए में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो वो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। सैद्धांतिक रूप से हम वहाँ पे पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था को किसी एक देश के अंदर या विश्व के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हो रहा है और किस तरीके से उसका उपभोग किया जा रहा है, उसकी खपत की जा रही है, इन सारी चीज़ों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स अर्थव्यवस्था क्या है, एक व्यावहारिक विषय है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अपने आम जीवन में अप्लाई करते हैं और खासकर एक व्यापक कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, देश के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, तब हम क्या कहते हैं, इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा नोट करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास में कुछ भी होगा नहीं तो फिर आप कैसे उसका फ़ायदा उठाओगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की का उद्भव कैसे हुआ है, इस सब्जेक्ट का उद्भव कैसे हुआ है, और फिर उसके बाद अन्य चीज़ों को लेके हम चलेंगे। तो ओरिजिन बेसिकली अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, सबसे पहले अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इकोनॉमिक्स टर्म है ये एक टर्म से निकला है, एक ग्रीक टर्म है और उसको कहते हैं ओइकोनोमिया। एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द, और इसको कहते हैं ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया। तो इकोनॉमिक्स जो टर्म निकला है वो ग्रीक शब्द से निकला है और ये ग्रीक टर्म कौन सा है, ओइकोनोमिया है। और ओइकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ओइकोस और नोमोस। ओइकोस और दूसरा है नोमोस। तो ओइकोस और नोमोस इसको कहते हैं गृह या परिवार या हाउस होल्ड, अंग्रेजी में कहते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, तो गृह या परिवार कह सकते हैं। और दूसरा होता है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन, प्रबंधन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, संकीर्ण रूप में देखें, तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ से अगर निकल के आता है तो क्या निकल के आता है, पारिवारिक कार्यों का प्रबंधन ही, पारिवारिक कार्यों का प्रबंधन या घर का प्रबंधन। और यही एक तरीके से क्या होता है, यहाँ से व्यक्तिगत रूप में ज़्यादा दिखाई देता है, व्यक्तिगत रूप में ज़्यादा दिखाई देता है। दैट मीन्स इसका किसी देश या राज्य के संदर्भ में कोई चर्चा यहाँ पे नज़र नहीं आती है। तो ये तो ग्रीक शब्द है और शुरुआती बहुत ही संकीर्ण अर्थ हम देख सकते हैं, बहुत ही संकीर्ण अर्थ है, नैरो अर्थ है। लेकिन व्यापक संदर्भ में अगर देखेंगे
तो ये केवल और केवल घर के कार्यों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है। व्यापक रूप से देखें तो यह कहीं ना कहीं पूरे देश, राज्य और पूरे विश्व के आर्थिक कार्यों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। और उसमें क्या किया जाता है, ऐसे सिद्धांतों की खोज की जाती है, ऐसे सिद्धांतों को विकसित करने पर बल दिया जाता है जो हमारे जीवन को आसान बना सकें, हमारे जीवन में संसाधनों के वितरण को उपयुक्त रूप से सुनिश्चित कर सकें। समझ लो, तो संसाधनों को क्या कर सके, हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित हैं। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। जैसे जो लोग चश्मे पहनते हैं वो जानते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 1 चश्मा है, 2 चश्मा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी देख रेख रखेंगे, अच्छे तरीके से देख रेख रखेंगे कि कहीं टूट ना जाए, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, और ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, अगले दिन क्लास अटेंड करेंगे तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, दुनिया अधूरी लगेगी। तो हम अपने चश्मे को व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखेंगे, जब सोते हैं तो साइड में रख देंगे, ऐसी जगह रख देंगे कहीं दब ना जाए, टूट ना जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, चश्मे सीमित हैं। और वही चश्मे अगर हमारे पास में 10 चश्मे हो तो हम क्या करेंगे, अरे नीचे गिर गया तो गिर जाने दो, कोई बात नहीं, उठा लेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चश्मे हो तो फिर ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास संसाधन क्या है, सीमित हैं। और इन संसाधनों का वितरण कैसे किया जाएगा, उपयोग कैसे किया जाएगा, प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ये कुछ सिद्धांतों के आधार पर डिसाइड होता है। कुछ सिद्धांतों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि हम आखिरकार इन संसाधनों का प्रयोग कैसे करें। कुछ सिद्धांत होते हैं इसमें। तो अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करेंगे, सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर सीमित संसाधन या दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। तो शुरुआत में क्या था, तो ग्रीक शब्द के रूप में अगर देखें तो बहुत ही सीमित दिखाई देता है, लेकिन अर्थशास्त्र इतना सीमित विषय नहीं हो सकता है, ये काफ़ी व्यापक शब्द है। आगे चलकर आप देखेंगे तो एक अर्थशास्त्री थे, शुरुआत में ग्रीक जो शब्द था, तो आप देखेंगे अरस्तु वगैरह ने इसके ऊपर बात की थी, ग्रीस में अरस्तु वगैरह ने इसके ऊपर बात की थी, और भी कई सारे ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की बात की थी, लेकिन बहुत ही सीमित शब्दों में ही उन्होंने इसका प्रयोग किया था। आगे चलकर देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री होते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, और ये एडम स्मिथ बेसिकली स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, दैट मीन्स स्कॉटलैंड के थे, और इन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी और 2 किताबें काफ़ी पॉपुलर हुई, और इसमें भी एक किताब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई जिसको हम सभी जानते हैं। तो द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट एक किताब थी इनकी, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स, मोरल सेंटीमेंट्स, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट। और ये जो किताब आई थी ये पर्टिकुलरली 1759 के आसपास लिखी गई थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली, ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हुई। इनकी दूसरी जो बुक है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, और उस बुक का नाम पूरा था, वो बड़ा था, लेकिन जनरली शॉर्ट में इसे कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी पूरी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, हाँ पहली बुक हो गई 1759 में द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट, और दूसरी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये बुक 1776 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1776 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आपसे जनरली ईयर नहीं पूछा जाएगा कि कब पब्लिश हुई थी, बुक का नाम पूछा जा सकता है आपसे, प्रीलिम्स वगैरह में कहीं पे पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, इतनी पूरी किताब का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेल्थ ऑफ नेशंस भी याद कर लेते हो
तो आपके लिए पर्याप्त है। वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ही ये पॉपुलर है। इतनी लंबी चौड़ी, लंबा चौड़ा नाम जरूर है, लेकिन आप वेल्थ ऑफ नेशंस को याद रख सकते हो, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एडम स्मिथ की ये बुक थी। और एडम स्मिथ ने इसमें कहा कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने मतलब की सोचता है, और जहाँ पे उसको फायदा होता है वही निर्णय वह लेता है। तो एडम स्मिथ ने बेसिकली इसको कहा कि भाई घर के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो चुका है। और व्यापक क्या है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था तक जुड़ा हुआ है, राज्य के आर्थिक कार्यों तक यह जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स केवल और केवल घर के कार्यों तक नहीं जुड़ा हुआ है। घर में संसाधनों का वितरण कैसे किया जाएगा, अर्थशास्त्र यह नहीं बताएगा, बल्कि किसी राज्य के आर्थिक कार्यों का निर्धारण जिन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ रहे हो? तो एडम स्मिथ ने क्या किया, ये जो शुरुआती टर्म था उससे ज़्यादा और भी व्यापक कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि केवल और केवल परिवार ही नहीं, बल्कि राज्य के कार्यों का प्रबंधन भी अर्थशास्त्र के आधार पर किया जाता है। तो अब इन्होंने गृह या घर या हाउस होल्ड यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने कह दिया कि इसके साथ साथ राज्य के आर्थिक कार्य, राज्य के आर्थिक कार्यों का प्रबंधन प्रबंधन अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स अब क्या हुआ, अब दोनों आ गए। देखो सब्जेक्ट जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एक किसी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन जनरली पहले फंडामेंटल हमें समझना चाहिए, और फंडामेंटल से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके मेंस में और प्रीलिम्स में भी आते हैं। जैसे तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, अभी हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। तो बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है वो फंडामेंटल का रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, और इसके अलावा और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एडम स्मिथ ने कहा कि घर के कार्यों के साथ साथ राज्य के आर्थिक कार्यों का प्रबंधन भी अर्थशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है, और अर्थशास्त्री ये सिद्धांतों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो बेसिकली आखिरकार कोई राज्य कैसे संपत्ति का सृजन करता है, और किस प्रकार से आर्थिक कार्य संपादित किए जाते हैं, कैसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, ये अर्थशास्त्र क्या करता है, निर्धारित करता है। और आज का अगर हम देखें तो आज का जो अर्थशास्त्र है, ना तो वो है केवल और केवल घर तक सीमित है, और ना ही यह केवल और केवल पर्टिकुलरली यह राज्य तक सीमित है, बल्कि आज हम देखते हैं तो यह व्यवस्था काफ़ी व्यापक हो चुकी है। और इसमें एक ब्रॉड स्टडी की जाती है, संसाधन आखिरकार कैसे प्रयोग किए जाएंगे, और कैसे उत्पादन किया जाएगा, कैसे वितरण होगा, कैसे व्यापार किया जाएगा। आज ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से निर्धारित होती हैं। तो आज अर्थशास्त्र का प्रयोग काफ़ी व्यापक हो गया है वर्तमान में। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयोग या प्रयोग कह सकते हैं, अनुप्रयोग उत्पादन, वितरण, विनिमय या आदान प्रदान या एक्सचेंज, विनिमय एवं खपत। वर्तमान में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं खपत जैसी आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। गतिविधियों में
किया जाता है। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियों में भी किया जाता है। तो वर्तमान में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं खपत जैसी आर्थिक गतिविधियों में भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी संसाधन सीमित होते हैं और इनका प्रयोग उपयुक्त रूप से वितरण करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो अर्थशास्त्र की एक परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा क्या होती है अर्थशास्त्र की? आपसे हो सकता है कि पूछ ले, दो नंबर में पूछ ले कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, अर्थशास्त्र को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिए। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार व्यक्ति समूह, जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार व्यक्ति समूह कोमा फर्म या बिजनेस और सरकार सीमित संसाधनों का प्रयोग करने के लिए निर्णय लेते हैं या चयन करते हैं। इसमें दूसरी डेफिनेशन ये भी दी जाती है, पैराग्राफ चेंज करके या अगला एरो बना के, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित या दुर्लभ संसाधनों से हमारी असीमित आवश्यकताओं के प्रबंधन को सिखाता है। तो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं के प्रबंधन को सिखाता है। तो असीमित मानवीय आवश्यकताएं होती हैं और इच्छाएं भी होती हैं। तो असीमित मानवीय आवश्यकताएं, इच्छाएं भी होती हैं हमारी, लेकिन ध्यान रखना हमारी आवश्यकताएं कुछ इस तरीके से, इच्छाएं बेशक हमारी कई सारी इच्छाएं हो सकती हैं। आपके मन में भी कभी कभी आया होगा कि जिस तरीके से पक्षी उड़ते हैं, काश मैं भी उड़ पाता या मैं भी उड़ पाती तो बड़ा मज़ा आता। जब आपने कोई सीरियल देखा होगा और उसमें कोई जिन्न उड़ रहा होगा तो आपके भी मन में आया होगा कि काश मैं भी उड़ पाता। तो ये आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, समझ रहे हो, उनका वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं होगा। कुछ ऐसी भी इच्छाएं होती हैं कि धीरे धीरे वो आपकी आवश्यकताएं बनने लगती हैं। जैसे आपके मन में आता होगा कि मैं एक IAS अधिकारी बन जाऊं या PCS अधिकारी बन जाऊं या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। आपकी ये क्या है, इच्छा है, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इच्छा आपकी काल्पनिक इच्छा नहीं है, ये वास्तव में एक आपकी कहीं ना कहीं आवश्यकता बन गई है। आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि भाई इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी चाहिए। आप ये सोचेंगे कि खासकर आप, हो सकता है कि आपके मन में हो कि काश हम भी ट्रम्प की तरह होते,
तो हम भी क्या करते, हम भी टैरिफ वैरिफ लगा पाते। हम्म? और हमारे पास पूरी पावर होती। तो आप ट्रंप की तरह राष्ट्रपति तो नहीं हो सकते, लेकिन आप एक सरकारी अधिकारी तो बन सकते हैं। सरकारी अधिकारी बनने की कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा है वो व्यावहारिक इच्छा है, तो इस इच्छा की पूर्ति कैसे करेंगे? आपके पास जो संसाधन होंगे उन संसाधनों के माध्यम से करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके पिताजी को और भी आपके दो भाई बहनों को देखना हो कि भाई उनकी भी एजुकेशन होती रहे, वो भी पढ़ रहे हैं। मान लो एक आपका भाई 8वीं में पढ़ रहा है और एक भाई हो सकता है कि 12वीं में पढ़ रहा हो, समझ रहे हो? और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी देखना है और दो भाइयों का भी देखना है। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आपकी तैयारी के चक्कर में उनकी पढ़ाई एकदम बंद हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। वो थोड़ा संतुलित करके लेके चलेंगे कि संसाधनों का किस तरीके से वितरण किया जाए तीनों बच्चों में, जिससे तीनों अपना विकास कर सकें। एक के चक्कर में तीनों का नुकसान नहीं होना चाहिए अल्टीमेटली। तो ये बेसिकली आखिरकार किया जाता है। वो दुर्लभ संसाधन है, सीमित संसाधन है, इनका वितरण कैसे किया जाएगा, कुछ ना कुछ आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। और इन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, और उस सामाजिक विज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान या संपत्ति का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान या संपत्ति का विज्ञान है। धन का विज्ञान या संपत्ति का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल इसे मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। गलत मत लिख लेना, पूछ लेना बस, ठीक है? जो चीज़ नहीं है पूछ लेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल इसे मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल इसे मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं। किसको? अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को वो क्या कहते हैं? मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन नहीं बल्कि, उनके अनुसार, किनके अनुसार? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन नहीं बल्कि मानव जीवन के सामान्य व्यवसायों का अध्ययन है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन नहीं बल्कि मानव जीवन के सामान्य व्यवसायों का अध्ययन है। मानव जीवन के सामान्य व्यवसायों का अध्ययन है। इसके अलावा लियोन रॉबिन्स, लियोन रॉबिन्स लिख देता हूं मैं, लियोन रॉबिन्स लियोन्स रॉबिन्स, लियोन्स, लियोनेल, लियोनेल है, लियोनेल, 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 लियोनेल रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच, विभिन्न उपयोगों के बीच, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच, सीमित संसाधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच चयन, चयन का अध्ययन करता है, चयन का अध्ययन करता है। चयन का अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की, इस प्रकार अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं
इस प्रकार अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं, कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं। नंबर 1, संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तभी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, और संसाधन असीमित होते तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा, मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं। संसाधन सीमित होते हैं और मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अगर आपके पास में पहले आपके पास में मान लो साइकिल से चलते हैं, पहले आप साइकिल से चलते हैं, आपकी मन में इच्छा होगी कि यार काश बाइक होती तो थोड़ा सा कोचिंग जल्दी पहुंच जाते। अब बाइक आ गई। अब आप देख रहे हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, जो हमारे बगल में बैठता है वो 4 व्हीलर से आता है, तो आपके मन में भी इच्छा करेगी यार मेरे पास में भी एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए एटलीस्ट। अब आपके पास में 4 व्हीलर भी आ गई, आपने 6-7 लाख की गाड़ी ले ली। अब आप देख रहे हैं कि नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, अब मर्सिडीज होनी चाहिए। अब मर्सिडीज आ जाएगी तो फिर आपकी कुछ ना कुछ इच्छा करेगी, तो आपकी क्या होती है? आवश्यकताएं और इच्छाएं भी असीमित होती हैं। तो मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं। नेक्स्ट, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। 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 नेक्स्ट, चयन और अवसर लागत। चयन और अवसर लागत। अवसर लागत। अवसर लागत दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अवसर लागत होती है। चयन और अवसर लागत महत्वपूर्ण होते हैं। चयन और अवसर लागत महत्वपूर्ण होते हैं। चयन और अवसर लागत महत्वपूर्ण होते हैं। दैट मीन्स चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आप एक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, पीछे गिव अप करते हैं। जैसे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की या स्टेट पीएससी की तैयारी की, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। आप उस समय पर जॉब कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे। हर महीने आप हो सकता है कि 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने के कमाते, तो हर महीने क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या किया? आय कमाने का एक जो विकल्प था वो छोड़ दिया। कोई व्यक्ति ये भी कर सकता था कि अपने मम्मी पापा की देखरेख अच्छी तरीके से कर सकता था। कोई व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी का जो काम है परंपरागत रूप से उसको काम को अच्छे से देख सकता था। तो दैट मीन्स क्या हुआ? उसने तैयारी के लिए कुछ चीज़ों को गिव अप किया। उस समय में जो और काम कर सकता था, घर पे मान लो किसी की किराने की दुकान चलती है, वो किराने की दुकान पे बैठ के भी कुछ कुछ हरे हरे नोट गिन सकता था। लेकिन उसने क्या किया? अब हरे हरे नोट गिनने के बजाय अब तैयारी को उसने प्रेफरेंस दी। दैट मीन्स उसने कुछ चीज़ों को गिव अप किया, कुछ चीज़ों को त्याग किया। तो जिस चीज़ को त्याग करते हैं और जो त्याग करने की जो कॉस्ट आती है उसी को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चयन और अवसर लागत महत्वपूर्ण होते हैं। चयन और अवसर लागत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो, जो इसमें अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ की मान्यताएं क्या थी? आगे लिख लो। ये तो हमने देख ली कि अर्थशास्त्र की मान्यताएं क्या होती हैं। अब इसमें जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, वो क्या मानते थे? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का उनको फादर कहते हैं। तो इसमें लिख लो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। आपका स्वार्थ क्या है? कि सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारा स्वार्थ क्या है?
कि हमारा दैनिक जीवन चलता रहे, हमारा भी काम धंधा चलता रहे, हमको अपने परिवार की भी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि हर व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे विश्व कल्याण के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो हम विश्व कल्याण के लिए या मानवता के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। आप भी स्वार्थी हो और मैं भी स्वार्थी हूँ, एक चीज़ तो निश्चित सी बात है। तो एडम स्मिथ का अगर ऐसा मानना था तो वो गलत मानना भी नहीं है। तो एडम स्मिथ का मानना क्या था? पहला कि व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है। दैट मीन्स आप भी सेल्फिश हो और मैं भी सेल्फिश हूँ, ये बात तो तय हो गई। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं तुम सेल्फिश हो। भाई सेल्फिश कौन नहीं, बता दो मुझे, एक आदमी बता दो जो सेल्फिश ना हो। जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसका दिमाग भी विकसित नहीं होता है, लेकिन भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स वो कहता है कि भैया मुझे कुछ खिलाओ, मेरी व्यवस्था करो। उसका भी हित जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति का हित कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है। दूसरा, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहते हैं। इनविजिबल हैंड का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनविजिबल हैंड, और हिंदी में कहते हैं अदृश्य हाथ। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो जब स्वार्थी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब स्वार्थी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कुल मिला के व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता रहता है। और यह स्वार्थ किससे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई से, मांग और आपूर्ति से। मांग और आपूर्ति से, समझ लो, मांग और आपूर्ति से। सोचो मांग और आपूर्ति कैसे? अगर मांग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एकदम भीड़ लग गई यहाँ पे, पूरे सिविल लाइन में क्या हुई? भीड़ लग गई, आसपास पूरी भीड़ लग गई। और कोचिंग क्या है या टीचर क्या है? टीचर कमी है। सोचिए टीचर पढ़ाने वाले केवल और केवल हम हों या 2-4 टीचर हों, मान लो 4-5 टीचर ही है, तो अब क्या होगा? अब डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो क्या करेंगे हम? डिमांड बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? हम फिर फीस बढ़ा देंगे कि भाई इतने सारे लोग हैं और पढ़ाने वाले केवल और केवल हम 4-5 लोग ही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे? फीस बढ़ा देंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ? ये हमारा जो स्वार्थ कैसे मैनेज हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई से। तो एक आर्टिफिशियल क्या होती है? व्यवस्था बन जाती है, और इसको क्या कहते हैं? अदृश्य हाथ कहते हैं। और ये अदृश्य हाथ क्या है? बाजार है। ये अदृश्य हाथ क्या है? बाजार है। और बाजार में क्या होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मांग और दूसरी क्या होती है? आपूर्ति। सोचो आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो, आप देख रहे हैं कि भाई पढ़ाने वाले टीचर बहुत ज़्यादा हैं। अब आप पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप उसमें भी देखोगे कि भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छे टीचर हैं या नहीं है। सोचो आप देख रहे हैं कि भाई एकदम ऐसे ऐसे टीचर भरे पड़े हैं जो एकदम आपके मन में पूरी तरीके से याद करा दे रहे हैं, और टीचरों की भरमार है, और टीचर क्या कर रहे हैं? जगह जगह घूम रहे हैं, आपके घर तक पहुंच जा रहे हैं कि भैया हमसे पढ़ लो, हमसे पढ़ लो। तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा करते हैं 100 रुपये ले लेना सर, जो है 100 रुपये देंगे महीने के, और हमारे घर पे आ जाना पढ़ाने के लिए, हम इधर उधर नहीं आएंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या होता है? ये अदृश्य हाथ है। दैट मीन्स ये व्यवस्था आपको हमको दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था काम कर रही है। हम सब लोगों का स्वार्थ का प्रबंधन कैसे हो रहा है? एक अदृश्य हाथ के द्वारा हो रहा है, और इसको क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर या मांग और आपूर्ति के आधार पर यह संचालित होता है। तो इनविजिबल हैंड, तो इसमें लिख लो, अदृश्य हाथ में लिख लो, अदृश्य हाथ कौन कहते हैं? एडम स्मिथ का ऐसा मानना था। जब व्यक्ति अपने हित या लाभ से कार्य करते हैं, जब व्यक्ति अपने हित या लाभ से कार्य करते हैं, तो ऐसे में
बाजार बाजार स्वतः ही बाजार स्वतः बाजार स्वतः ही संसाधनों के बेहतर प्रयोग को निर्धारित कर देता है। संसाधनों के बेहतर प्रयोग को निर्धारित कर देता है, बेहतर प्रयोग को निर्धारित कर देता है। फुल स्टॉप। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, तो अनजाने में वह समाज के सामूहिक हित को भी आगे बढ़ाता है। तो अनजाने में वह समाज के सामूहिक हित को भी आगे बढ़ाता है। इसका अर्थ है बाजार में कीमतों और मांग आपूर्ति की शक्तियां, इसका अर्थ है बाजार में कीमतों और मांग डैश आपूर्ति भाई डैश लिख मत लेना, डैश लगाना है, कई बार लोग डैश लिख भी लेते हैं, समझ रहे ना, कई बार डैश लिख लेते हैं लोग हैं। तो बाजार में कीमतों और मांग डैश आपूर्ति की शक्तियां ऐसे कार्य करती हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो और इससे सामूहिक लाभ निर्धारित हो रहा हो। एक दुकानदार क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। यह अच्छा और सस्ता सामान बेचने की कोशिश करेगा, वह अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा, उपभोक्ता को भी एक अच्छी वस्तु मिल जाएगी, उपभोक्ता का भी लाभ हुआ और सभी का लाभ हुआ धीरे धीरे। तो बेसिकली व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति स्वार्थी है, अपने स्वार्थ में काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनजाने में क्या कर दे रहा है, औरों के लाभ को भी सुनिश्चित कर दे रहा है। आप भी स्वार्थी, हम भी स्वार्थी, सब लोग स्वार्थी लोग एकजुट हो गए, और इससे क्या हो रहा है? अनजाने में क्या हो रहा है? समाज का लाभ हो जा रहा है। हम आपको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप उसको शिक्षा को लेके अल्टीमेटली एक अच्छे प्रशासक बन जाएंगे और अच्छे प्रशासक के रूप में समाज में अच्छी सेवाएं देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? समाज का भी कल्याण होगा। तो लेकिन स्वार्थ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो परहित में या समाज के हित में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ध्यान रखना, कई बार कहते हैं ना कि हमने उसके लिए बड़ा काम किया और उसने हमको एक तरीके से एक सीढ़ी की तरह उपयोग किया और उसके बाद हमको हटा दिया उसने, बड़ा सेल्फिश था वो। देखो, एक दूसरे से हित जुड़ा होता है तभी लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ध्यान रखना कि अगर हित नहीं जुड़ा हुआ है तो कनेक्ट भी नहीं होते हैं। अगर हित नहीं जुड़ा हुआ है तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं होते हैं। इसलिए अगर अपनी भी अहमियत बना के रखनी है तो दूसरों के हित का भी सोचना है। जब तक दूसरे को फायदा नहीं होगा तो ऐसे में आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे दूसरों के लिए, उतना ही आपको भी फायदा होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार सामान बेच रहा है, अच्छे से अच्छा सामान बेचेगा, बाजार में वो क्या करेगा? लीड ले सकेगा और लोगों से आगे बढ़ सकेगा, और अल्टीमेटली उसको फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लाभ दोनों तरफ से हो रहा है। तो एडम स्मिथ एक बात और कहते हैं, इनविजिबल हैंड के अलावा फ्री मार्केट सिस्टम की बात करते हैं, दैट मीन मुक्त बाजार व्यवस्था की भी वह बात करते हैं। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? मुक्त बाजार व्यवस्था। एडम स्मिथ मुक्त बाजार व्यवस्था पर भी बल देते हैं।
एडम स्मिथ मुक्त बाजार व्यवस्था पर भी बल देते हैं। तो एक हो गया अदृश्य आते, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मुक्त बाजार व्यवस्था। मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था किसकी बात करते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था की भी वह बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, लिख लो, बाजार में कीमतें, बाजार में कीमतें, बाजार में कीमतें, बाजार में कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं। मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं। बाजार में कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं। सरकार को, सरकार को, सरकार को बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि एडम स्मिथ ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात की, एकदम व्यवहारिक बात की। कहीं पर भी उन्होंने इधर उधर बहुत आदर्शवादी बातें नहीं की, उन्होंने फिलोसफिकल बातें नहीं की। आप देखोगे कि ग्रीक दर्शन का जो विकास हुआ है वो बेसिकली वो क्या है, चाहिए पर ज़्यादा आधारित है। हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे मूल्य ऐसे होने चाहिए, समझ लो। और वो वास्तविकता से ज़्यादा सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए थे, वो आध्यात्मिक लोक की ज़्यादा बात करते थे, पारलौकिक जगत की बात करते थे। इस जगत की कोई बात नहीं करते थे, और पारलौकिक जगत की ज़्यादा बात करते थे, मूल्यों की ज़्यादा बात करते थे। और ये मूल्य कहते थे, मूल्य नैतिक मूल्य ज़्यादा थे और व्यावहारिक मूल्य नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे लोगों का इससे विश्वास उठने लगा था। लोग चाहते थे कि भाई हमारा जीवन सही होना चाहिए, ये आध्यात्मिक लोक से कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते एडम स्मिथ की बातों को लोगों ने काफ़ी सीरियस लिया, और एडम स्मिथ ने जिन बातों को बताया उन पर आगे चलकर अर्थशास्त्रियों ने और भी सिद्धांत विकसित किए। और उसके बाद देखते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कंपनी मालिक थे, फैक्ट्री मालिक थे, उनको उन एडम स्मिथ की बातें बहुत अच्छी लगी, और अल्टीमेटली उनका प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया। औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में। इसके अलावा यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के विचारों को उसकी नींव के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ की बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को स्वार्थी बता देता है। व्यक्ति अपने हिस्से ही काम नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति दूसरों के हिस्से भी काम करता है। मानवीय मूल्य भी होते हैं उसके अंदर, वह मानवता के लिए भी कार्य करता है। तो ऐसा एडम स्मिथ का जो मानना था कि भाई स्वार्थी होता है व्यक्ति, वो पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। आप देखोगे कई सारे नैतिक दर्शन शास्त्री हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की एडम स्मिथ की। जैसे रस्किन ने और कार्लाइल ने कहा कि ये तो एक तरीके से अर्थशास्त्र को बहुत ही निराशावादी विषय बना देते हैं। तो रस्किन और कार्लाइल ने एडम स्मिथ को ही नहीं बल्कि पूरे अर्थशास्त्र को ही एक निराशावादी विज्ञान कह दिया, और कह दिया कि ये तो क्या करता है, ये कुछ भी नई चीज़ें व्यक्ति को नहीं सिखाता है, बल्कि निराशावादी बना देता है, व्यक्ति को स्वार्थी बताता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रति उसका नकारात्मक नज़रिया है, निराशावादी नज़रिया है। तो आगे इसमें लिख लो, एडम स्मिथ के इन विचारों की आलोचना, एडम स्मिथ के इन विचारों की आलोचना रस्किन और कार्लाइल जैसे रस्किन और कार्लाइल, रस्किन अलग है, कार्लाइल, रस्किन और कार्लाइल ने भी की, रस्किन और कार्लाइल ने भी की, और अर्थशास्त्र को निराशावादी विज्ञान बताया,
और अर्थशास्त्र को निराशावादी विज्ञान बताया। और अर्थशास्त्र को निराशावादी विज्ञान बताया। क्योंकि क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को केवल और केवल स्वार्थी माना। व्यक्ति को स्वार्थी माना। व्यक्ति को स्वार्थी माना। व्यक्ति को क्या मान लिया इन्होंने? स्वार्थी मान लिया। कह दिया व्यक्ति तो क्या होता है? स्वार्थी होता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने क्या की? अर्थशास्त्र की ही पूरी आलोचना कर दी। कह दिया कि भाई ये तो नेगेटिव है, इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमने एक अर्थशास्त्र का ओवरव्यू लिया है। देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ में उतना जाना भी नहीं है, जितनी ज़रूरी है उतना ही हम आपको बताएंगे। तो अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र की बात की, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक्चुअली सिस्टम होता है, जो एक्चुअल सिस्टम होता है, जो एक्चुअल सिस्टम कार्य कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत में आर्थिक कार्य होते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में आर्थिक कार्य होते हैं, आपका राज्य कुछ उत्पादन करता है और कुछ चीज़ों को दूसरे राज्य से भी मंगाता है, होता है। तो दैट मीन्स ये व्यवस्था क्या होगी? ये व्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था मानी जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, कैसे लेन देन हो रहा है, कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, कैसे उत्पादन हो रहा है और कैसे वितरण हो रहा है, किस तरीके से विनिमय हो रहा है और किस तरीके से खपत हो रही है, इन सब चीज़ों का क्या होता है? एग्जैक्टली अध्ययन कर रहे हैं, एग्जैक्टली देख रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में मूल रूप से यही अंतर होता है। तो आप लिख लेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 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 वह संगठित प्रणाली है। अर्थव्यवस्था वह संगठित प्रणाली है। अर्थव्यवस्था वह संगठित प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र में अर्थव्यवस्था वह संगठित प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण। अर्थव्यवस्था वह संगठित प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है। सरल शब्दों में किसी देश में लोग कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं। यही उसकी अर्थव्यवस्था है। यही उसकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के
4 प्रमुख घटक होते हैं, अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख घटक होते हैं, 4 प्रमुख घटक या कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 उत्पादन, उत्पादन डैश करके लिख लो, उत्पादन के सामने डैश करके। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख घटक होते हैं। नंबर 1 उत्पादन, और उत्पादन के सामने लिख लेना है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। तो वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा, निर्माण होगा, तो इसे क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। क्या कह देंगे, उत्पादन कह देंगे। दैट मीन्स उत्पादन में क्या किया जाता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, 4 साधन होते हैं। और ये 4 साधन कौन कौन से हैं जानते हैं आप लोग? 4 साधन होते हैं। भूमि, पूंजी, भूमि पूंजी और क्या होता है, हाँ, श्रम, दैट मीन्स लेबर। और लास्ट क्या हो जाएगा, उद्यमी, उद्यमी, उद्यमी मत लिख लेना, उद्यमी है, उद्यमी, उद्यमी, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर। या एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो इस तरीके से भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी, ये 4 उत्पादन के साधन होते हैं। और जिसके पास भूमि है उसकी आय क्या होगी, अधिक या कम की बात नहीं कर रहे, उनकी आय को हम क्या कहेंगे। जैसे भूमि है आपके पास में, आपके पास भूमि है तो आप उससे कमाते हैं, कैसे कमाएंगे, या तो आप उस पर खुद दुकान खोल लें या फिर आप क्या करेंगे, किराए पे दे दें, या आप किराए पे दे दें। तो दूसरे से आप क्या करेंगे, किराया अर्न करेंगे, किराया या रेंट, इसको क्या कहेंगे, रेंट कहेंगे। हाँ, भूमि में खेत भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप खुद अपने लिए भी उपयोग कर सकते हैं और दुकान का भी उपयोग कर सकते हैं, ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब जो भी है, बिल्डिंग है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। जैसे आपकी ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी किस पे खड़ी हुई है, भूमि पे खड़ी हुई है, इसको भी किराए पे लिया जा सकता है और किराए पे दिया जा सकता है। तो बेसिकली इसकी आय होगी वो क्या होगी, किराया होगा। अब आप कह सकते हो कि मान लो खुद की बिल्डिंग है और खुद की बिल्डिंग ही क्या कर रहे हैं, हम संचालित कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, फिर भी तो इसमें कहीं ना कहीं रेंट इनहेरेंट है। अगर हम दूसरे को देते तो दूसरे से किराया कमाते, लेकिन अब हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व कर लिया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें रेंट की कॉस्ट भी तो इंक्लूड है। अब आप कहेंगे सर अपने से कौन रेंट लेता है, अपने से कोई रेंट नहीं लेता है, लेकिन इसमें वो वैल्यू ऐड तो है। अगर आप खुद यूज नहीं करते तो दूसरों के लिए यूज करते, दूसरा कोई किराए पे लेता तो एक सर्टेन वैल्यू तो है, ठीक है। खेत है, खेत को खुद यूज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें किराया भी तो जुड़ा हुआ है। अगर आप खुद यूज नहीं करो, दूसरे को दे दो कि भाई तू खेती करना, हमको तो साल भर में हमको क्या करना, इस खेती के बदले 50,000 रुपये किराए पे दे देना, 50,000 रुपये किराए के दे देना, तो किराया आ सकता था। तो दैट मीन्स इसकी जो इनकम होती है बेसिकली उसे क्या कहते हैं, किराया कहते हैं, रेंट। और पूंजी पे क्या मिलेगा, अगर आपके पास पूंजी है, आपके पास पैसा ही पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो आपने मुझे पैसा दे दिया उधार पे,
उधार पे आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए या 10 लाख रुपए दे दिए, अगर आपके पास में हो सकता है 1 आध करोड़ हुए तो 1 आध करोड़ आपने मुझे उधार दे दिए, तो आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अगर मैं गायब नहीं हुआ तो आपको ब्याज मिलेगा, मैं गायब ही हो गया, भाग गया तो अलग बात है। तो जनरली क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए आपको इंटरेस्ट मिलता है पूंजी पर। तो आपकी पूंजी क्या कमाएगी? ब्याज कमाएगी। और जो श्रम होगा, जो मजदूर है, काम कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर अपने श्रम का प्रयोग करके क्या कर रहा है? अपनी मेहनत का प्रयोग करके पैसा कमा रहा है। तो बेसिकली जो पैसा कमाएगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे तनख्वाह कहते हैं। अपने तन की रक्षा करने के लिए वो कुछ कमा रहा है, या कई बार उसे कह देते हैं वेतन। वह अपने तन को ढकने के लिए, तन को मैनेज करने के लिए, शरीर को मैनेज करने के लिए वो क्या कर रहा है? कमा रहा है कुछ। वेतन। क्या कहते हैं उसको? वेतन कहते हैं। वेतन कहेंगे या तनख्वाह कह देंगे, लेकिन आप इस टर्म को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यूज करेंगे अर्थव्यवस्था में वेतन। वेतन मतलब वेज भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है। सैलरी, सैलरी जनरली क्या होती है? मंथली होती है, फिक्स होती है। और वेज क्या होता है? जनरली कैजुअल होता है, कभी मिलेगा काम, कभी नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मजदूरी है। और उद्यमी क्या कमाता है? उद्यमी क्या कमाता है? उद्यमी जो कमाता है उसको क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। लाभ, प्रॉफिट। ठीक है। तो इसको हम अर्थव्यवस्था में यूज करते हैं। ये होते हैं उत्पादन के साधन। इनको क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन कहते हैं। और ये उत्पादन के साधनों से होने वाली आय कहते हैं। ठीक है ना? अब जिसके पास है वो कमाएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? इनके पीछे कॉस्ट बियर करेगा। भाई मेरे पास मान लो ज़मीन नहीं है और मुझे क्या करना है? फैक्ट्री लगानी है, या मुझे अपना कोई काम करना है। अगर मेरे पास जगह है तब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है और मैं किराने की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंट पे लेना पड़ेगा, किराए पे लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मेरी कॉस्ट हो गई, दूसरे की इनकम हो गई। जिसके पास है वो क्या करेगा? इससे आय कमाएगा। और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? वो कॉस्ट बियर करेगा। जिसके पास पूंजी है वो ब्याज कमाएगा, और जो पूंजी उधार पे लेगा वो क्या करेगा? उसे पैसा देगा, ब्याज देगा। मान लो मैंने आपसे उधार लिया, आप मान लो बहुत पैसे वाले हो, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए उधार ले लिया, तो मैं आपको क्या करूँगा? 1 करोड़ रुपए ब्याज दूंगा अगर मैं गायब नहीं हुआ तो। मैं क्या करूँगा? आपको ब्याज दूंगा। श्रम, जिसके पास श्रम है, भाई फैक्ट्री का मालिक मजदूरी तो नहीं कर सकता। फैक्ट्री का मालिक मजदूरी तो नहीं करेगा, और अगर मजदूरी कर रहा है तो वो फैक्ट्री नहीं चला पाएगा। अगर अपनी ही फैक्ट्री में वो खुद काम कर रहा है, दैट मीन्स पता चला एक मशीन कोई चला रहा है, एक मशीन पे वो भी खड़ा हुआ है, दैट मीन्स वो फैक्ट्री अच्छी तरीके से तो नहीं चला पाएगा। तो जो श्रमिक है वो क्या कर रहा है? श्रम दे रहा है, और उसके पीछे वेतन ले रहा है। लेकिन जिसके पास में नहीं है, फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या करेगा? मजदूरों को हायर करेगा, मैनेजमेंट को हायर करेगा, और उनको क्या करेगा? सैलरी देगा, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से उद्यमी क्या है? उद्यमी को प्रॉफिट मिलेगा। जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। समझ लो। और जिसके पास में मान लो उद्यम नहीं है वो क्या करेगा? भाई मेरे पास में मान लो उद्यम नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे फैक्ट्री चलाई जाती है, मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया? मैंने तो पैसा लगा दिया बस। मैंने कह दिया भाई मैंने तो पैसा लगा सकता हूँ, कैसे चलाना है ये भाई साहब देखेंगे। आपका नाम क्या है?
हाँ, रूपेश जी देखेंगे कि भाई कैसे बिजनेस चलाना है, मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, मैं तो, मेरे पास बस पैसा है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उद्यमी को लाभ दूंगा। भाई ये उद्यमी है तो इनको शेयर देना पड़ेगा ना मुझे, भाई मेरा भी कुछ शेयर रहेगा लेकिन इनका भी तो शेयर रहेगा, तो इनको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। समझ लो, तो इस तरीके से क्या होता है, उत्पादन में कुछ लेन देन होता है, और ऐसे में एक की आय होती है और दूसरे की क्या होती है, दूसरे का खर्च होता है। एक की आय होती है और दूसरे का क्या होता है, खर्च होता है। तो ये बेसिकली क्या है, फैक्टर इनकम है। जिसकी इनकम है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं, और जिसकी खर्च है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर कह देते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में ये शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, इनको भी लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, उत्पादन, उत्पादन के चार साधनों से उत्पादन के चार साधनों से आय भी प्राप्त होती है। उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है उसे कारक आय या साधन आय कहते हैं। उसे कारक आय या साधन आय कहते हैं, कारक आय या साधन आय कहते हैं। उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है उसे कारक आय या साधन आय, साधन आय कहते हैं। ये सब क्या है, फैक्टर इनकम्स हैं। ये जो नीचे लिखी हुई है वो क्या है, फैक्टर इनकम्स हैं, फैक्टर आए हैं, ये भी फैक्टर आए हैं, ये भी फैक्टर आए, ये भी फैक्टर आए, ये भी फैक्टर आए। जिसके पास है उसके लिए क्या है, फैक्टर आए है, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, उसके लिए फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। जो जिनके पास इनका अभाव है, जिनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव है, जिनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव है, जिनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव है, उन्हें एक लागत, उन्हें एक लागत को सहन करना पड़ता है। उन्हें लागत को सहन करना पड़ता है, और इस लागत को, और इस लागत को फैक्टर कॉस्ट, और इस लागत को फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत या साधन लागत कहते हैं, साधन लागत कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो एक की क्या हो गई, फैक्टर इनकम हो गई, और दूसरे की क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट हो गई। हम इन सारे टर्म को राष्ट्रीय आय वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर इनकम क्या है। इनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली तरीके से पढ़ेंगे। बीच बीच में आएगा कारक लागत पर, साधन लागत पर, साधन लागत पर आय, ऐसे हम कई सारे टर्म पढ़ेंगे, बीच बीच में यूज होंगे। तो दैट मीन्स ये जब भी हम साधन लागत की बात करेंगे, दैट मीन्स ये साधन लागत क्या है, किसी फैक्ट्री मालिक को, किसी फैक्ट्री मालिक को कुछ खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, वो क्या है, साधन लागत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आसान सा एग्जाम्पल दें जो आपको समझ में आ जाए। तो एक मान लो फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, उसने क्या किया, मजदूरों को हायर किया, 4 मजदूरों को हायर किया, 4 मैनेजमेंट को हायर किए, 4 मैनेजमेंट वाले हायर किए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, एक कॉस्ट हो जाएगी, और इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको साधन लागत कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, मुझे हायर किया, तो मेरी एक कॉस्ट आएगी, मुझे क्या होगा, मुझे एक आय प्राप्त होगी, मेरे पास क्या है, साधन है, मेरे पास क्या है, साधन है, मैं क्या कर सकता हूँ, श्रम कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वेतन या कुछ
वेज मिलेगा। समझ रहे हो? तो मुझे क्या हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है। लेकिन जिसने मुझे हायर किया तो उनके लिए क्या होगी, उनके लिए साधन लागत हो जाएगी। समझ गए? है एक ही चीज लेकिन करेस्पॉन्डिंग है, एक के लिए आय है तो दूसरे के लिए कॉस्ट है। क्लियर हो गया? साधन लागत और साधन आय, इस टर्म में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, और छोटा सा टर्म है लेकिन उसमें परेशान रहते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने पहले क्या देखा, उत्पादन देखा, और उत्पादन की ये जो क्रिया होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अर्थव्यवस्था में। पहला हमने क्या टर्म लिखा, उत्पादन। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, उत्पादन। और दूसरा होता है वितरण। वितरण दूसरा लिख लीजिए, वितरण। वितरण वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए साधन लागत क्या है या साधन आय क्या है। समझ लो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि उत्पादन के साधनों से होने वाली आय को साधन आय कहते हैं, उत्पादन के साधनों पर होने वाला व्यय ही साधन लागत है। उत्पादन के साधन भी साथ में लिख देंगे, उत्पादन के कौन कौन से ये साधन है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा वितरण। वितरण दूसरा आ जाएगा वितरण, या इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे, जिसको भी समझ में ना आए पूछ लेंगे, संकोच नहीं करेंगे। कहते ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर आप शर्माओगे, हेजिटेट करोगे, पूछोगे नहीं, तो फिर ऐसे में आपका नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है। भाई टीचर से क्या हेजिटेट करना, पूछ लोगे तो आपकी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। अभी कौन सा बहुत ज़्यादा सम्मान या इज्जत आपने क्रिएट कर ली है? हाँ, अभी तो आप एक तरीके से रॉ मटेरियल हो, अभी तो अपने आप को डेवलप कर रहे हो। जब आप सरकारी अधिकारी बन जाओगे, पीसीएस अधिकारी बन जाओगे, तब आपका इज्जत और सम्मान क्रिएट होगा। तब आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, तब लोग कहेंगे कि भाई लगता है रिश्वत दे के पास होके किसी तरीके से आया है। तब आपकी बेइज्जती होगी। अभी टीचर से पूछने में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, और ऐसे अगर बेइज्जती समझोगे तो फिर तो आपके लिए नुकसान है। तो पूछ लेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे। तो दूसरा है वितरण, तो इसमें लिख लो वितरण में, वितरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, वितरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वितरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन से प्राप्त आय को, उत्पादन से प्राप्त आय को, उत्पादन से प्राप्त आय को विभिन्न उत्पादन कारकों के बीच बांटा जाता है। वितरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन से प्राप्त आय को विभिन्न उत्पादन कारकों के बीच बांटा जाता है। विभिन्न उत्पादन कारकों के बीच बांटा जाता है, विभिन्न उत्पादन कारकों के बीच बांटा जाता है। अब क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट अर्न किया, एक फैक्ट्री मालिक ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया, पैसा लगाया, और पैसे लगाने के बाद उसको एक प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल उसने 1 करोड़ रुपए कमाए। अब 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, मजदूरों को भी बांटना पड़ेगा, इसके अलावा किराए को भी देना पड़ेगा, और जो उसने पूंजी बैंक से लिए उधार, तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, और अपना उसे प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा कि भाई खुद भी प्रॉफिट तो निकले कुछ तो। अगर 1 करोड़ कमाया है तो कम से कम 50-60 करोड़, सॉरी, अगर वह 1 करोड़ कमाया है तो 50-60 लाख रुपए क्या करना होगा उसे, 50-60 लाख अपने पास में भी रखना होगा, तो अपना प्रॉफिट भी उसे देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा, विभिन्न उत्पादन के कारकों के बीच में क्या होगा, जो कमाई होगी वो बढ़ जाएगी, पैसा कमेगा सब में बटेगा, पैसा क्या किया जाएगा, कमाया जाएगा और सब में बांटा जाएगा। तो श्रम को मजदूरी दे दी जाएगी, भूमि को किराया दे दिया जाएगा, पूंजी के एवज में ब्याज दे दिया जाएगा, और उद्यमी को लाभ इसमें मिल जाएगा। तो बेसिकली उत्पादन कारकों के बीच बांटा जाता है,
यह आय के बंटवारे से संबंधित होती है। यह आय के बंटवारे से संबंधित होती है, लिख लो, यह आय के बंटवारे से संबंधित होती है। यह आय के बंटवारे से संबंधित होती है। समझ लो, इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि भाई हमने कुछ उत्पादन किया, जिन चीज़ों का उत्पादन किया उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यह भी क्या होती है, वितरण की एक प्रक्रिया होती है। यह भी वितरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में हम जो वितरण की बात करते हैं शुरुआत में, वो किसकी बात करते हैं, यहाँ पे आय के बंटवारे की बात कर रहे हैं। जो भी आय हो रही है उसी के बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो आगे लिख लो, वितरण को अन्य संदर्भ में, वितरण को अन्य संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं को, वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न उपभोक्ताओं तक, विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के संदर्भ में, पहुंचाने के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो ध्यान रखना, एक तो क्या होता है, एक होता है वितरण, एक कारक वितरण होता है, दैट मीन्स फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जो उत्पादन के साधन आए थे उनके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो आय हुई। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपभोक्ताओं तक वितरण, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर। तो इसमें क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो अन्य संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी वितरण मानी जाती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया वितरण। वितरण के बाद लिख लोगे अगला विनिमय। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप विनिमय। विनिमय, एक्सचेंज, 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 दैट मीन्स एक्सचेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे पैसा दे रहे हो, समझ लो, आप मुझे, आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आप मुझे पैसा दे रहे हो। या ऐसे कह सकते हैं कि भाई कोचिंग आपको पढ़ा रही है और कोचिंग को आप पैसा दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। पहले ये विनिमय कैसे होता था, भाई मेरे पास चावल हुआ है, आपके पास गेहूं है, दोनों की अदला बदली कर लेते हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था। क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, अदला बदली का एक सिस्टम रहता था। तो विनिमय ऐसे किया जाता था। तो विनिमय बेसिकली क्या होती है, विनिमय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त की जाती है। तो लिख लो, विनिमय वह प्रक्रिया है, विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त की जाती है। विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त की जाती है, खरीद फरोख्त की जाती है। पहले है वस्तु विनिमय था, फरोख्त, फरोख्त ऐसे, खरीद फरोख्त। लेन देन किया जाता है। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी जी, विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त या लेन देन किया जाता है, खरीद फरोख्त या लेन देन किया जाता है। पहले यह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था और इसको क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, पहले यह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, पहले यह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, पहले यह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। अब मुद्रा आधारित विनिमय होता है, अब मुद्रा आधारित विनिमय होता है। अब यह मुद्रा आधारित विनिमय होता है। तो किसके आधार पर विनिमय होता है, अब मुद्रा के आधार पर। आप पैसा लेके जाते हो और पैसे के आधार पर आपको चीज़ मिल जाती है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। आप 500 का नोट लेके गए,
500 के नोट की वैल्यू वैसे तो कुछ नहीं है, कागज़ है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके पीछे बैकअप लगाए हुए पूरा अपना सपोर्ट कर रही है, इसलिए 500 रुपये की आपको परचेजिंग पावर भी उसमें कहीं ना कहीं स्टोर है, आपकी क्रय शक्ति उसमें छिपी हुई है। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या होता है, अब क्या होता है कि करेंसी के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से यह विनिमय होता है। अब ऐसा नहीं करना पड़ता है कि आपको क्या करना पड़े कि सर 5 किलो चावल ले लो फीस के बदले, अब ये सिस्टम नहीं होता है, पहले ये सिस्टम करना पड़ता था। गुरुजी होते थे तो गुरुजी के यहाँ पे क्या करते थे, दान दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ घर से आता रहता था, सामान आता रहता था, और लास्ट में क्या करते थे, लास्ट में उनको गुरुदक्षिणा देनी होती थी। जब फाइनली जाते थे तो गुरुदक्षिणा देनी होती थी, और गुरुदक्षिणा में कोई कोई अंगूठा ही काट लेता था कोई कोई अंगूठा ही काट लेता था। लेकिन उस समय पर शिष्य भी ऐसे होते थे कि भाई वो क्या करते थे, अंगूठा भी दे देते थे। आज अगर हम कहें कि भाई अंगूठा दे दो, तो कहेंगे भाई पहले अपना अंगूठा दो तुम्हारा अंगूठा काट के ले जाते हैं। तो पहले काफ़ी मूल्यवान व्यवस्था होती थी। तो वस्तु विनिमय आधारित सिस्टम होता था पहले, और अब मुद्रा आधारित विनिमय होता है, अब मुद्रा आधारित विनिमय होता है। इसके बाद आ जाती है उपभोग, उपभोग कंजप्शन, उपभोग या कंजप्शन, उपभोग या कंजप्शन, उपभोग कंजप्शन। अगर पता चल जाए कि यहाँ पे अंगूठा काटा जाता है भगदड़ मच जाएगी। उपभोग कंजप्शन, कंजप्शन। आजकल क्या होता है कि आजकल थोड़ी सी बच्चों को मारपीट हो जाती है स्कूल में, तो तुरंत ही क्या होती है, कंप्लेन हो जाती है, और बच्चों के अधिकारों की बात होने लगती है, तो अंगूठा काटना तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चौथा हो जाएगा कौन सा, उपभोग या कंजप्शन, उपभोग या कंजप्शन। कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, इसको खपत भी कहते हैं, खपत, क्या कहते हैं, खपत, हिंदी में इसको खपत भी कहते हैं। जनरली ये वाला टर्म स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया जाता है। तो इसमें लिख लो, उपभोग वह प्रक्रिया है, उपभोग वह प्रक्रिया है, उपभोग वह प्रक्रिया है उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे एसी लगी हुई है, हमने क्या किया, वस्तुओं को मंगवा लिया बाजार से, हमने पैसा दिया और एसी मंगवा ली और चालू कर दी, और एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, मज़ा आ गया। तो हमारी क्या हुई, आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इसे क्या कहेंगे, कंजप्शन, उपभोग कहेंगे। उपभोग का मतलब कई बार क्या होता है, हमारे मन में ये होता है कि खाना पीना, समझ रहे हो, तो खाने पीने तक ही ये सीमित नहीं है कि भाई छोले भटूरे खा लिए तो कंजप्शन हो गया। कई सारे लोगों मन भी चल गया होगा कि जाके खाएंगे, या फिर हमने कोई चीज़ पर्टिकुलरली भोजन खाया, तो यही केवल और केवल खपत नहीं है, बल्कि खपत हर चीज़ की है। ये जो पेन है डिजिटल बोर्ड के लिए, ये भी क्या है, कंजप्शन है। इसको खरीदा गया है, इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। ये माइक से हम बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंजप्शन है। लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, कंजप्शन है। सूट पहन रहे हैं, ये भी कंजप्शन है। जूते पहन रहे हैं, ये भी कंजप्शन है। बोतल आप रखे हुए, बोतल का आप यूज करते हो, तो जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हो, जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं, वो क्या है, कंजप्शन ही है, ध्यान रखना, समझ लो, कंजप्शन ही है। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य है, यह आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य है, यह आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य है, यह आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य है। उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोग से
संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे हम बाजार में गए और अच्छी शर्ट देखी और उसको खरीद लिया तो संतुष्टि मिलेगी, क्या बढ़िया शर्ट ले ली हमने। यही बाजार में गए, हमने सूट देखा और हमको पसंद आ गया और हमने खरीद लिया तो अच्छा लगेगा, और 4 लोगों को बताएंगे देखो आज नया सूट लेके आए हैं। एक टीवी लेके आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से खूब आवाज़ करके पहले दिन एकदम डांस करने वाला गाना लगा देंगे। लोग पूछेंगे भैया ये टीवी कब ले आए, फिर हम बताएंगे कि भाई यहाँ से लेके आए हैं, इतने की आई, हमने बड़ी वाली टीवी ली है। तो उपभोग से क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोग की मात्रा, आगे लिख लो, उपभोग की मात्रा आय, मूल्य और प्राथमिकता पर निर्भर करती है। उपभोग की मात्रा आय, मूल्य और प्राथमिकता पर निर्भर करती है। आय, मूल्य और प्राथमिकता ब्रैकेट में लिख लेना पसंद, प्राथमिकता ब्रैकेट में लिख लेना पसंद। उपभोग की मात्रा आय, मूल्य और पसंद पर निर्भर करती है। भाई अगर ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास में अगर आय कम है तो क्या करेंगे भाई, सीमित तरीके से चीज़ों का उपभोग करेंगे। जिसकी कम आय है वो कम उपभोग करेगा। भाई जिसकी कम आय है वो क्या करेगा, हो सकता है कि मार्केट से 4,000 में कोई पुरानी एकदम आउटडेटेड टाइप की टीवी बक्से वाली खरीद लाए कहीं से, और कोई पूछे भाई ये टड़ीली थी टीवी कहाँ से लेके आ गए हो, ये क्या हड़प्पा में निकली थी क्या, हड़प्पा की खोज में जो है। तो कोई हो सकता है 4,000 की टीवी ले आए, हो सकता है कोई 20,000 की लेके आ जाए, और हो सकता है कोई 1 लाख की भी टीवी लेके आए। तो उसकी आय पे डिपेंड करती है और वस्तु की कीमत पर भी डिपेंड करती है कि हम कितना उपयोग करेंगे। अभी एप्पल आपको खाना हो और पता चला 250 रुपये किलो एप्पल चल रहे हैं, तो आप सोचोगे कि चलो एक टुकड़े में से ही 4-5 लोग मिलके खा लेंगे, 4-5 लोग कॉन्ट्री कर लेते हैं और एप्पल ले आते हैं, और वही एप्पल क्या हो गया 250 की जगह 50 रुपये रह गया। तो क्या करेंगे, हो सकता है 1 किलो खुद ही खा जाओ। तो बेसिकली क्या होगा, उसकी रेट पे डिपेंड करेगा कि हम कंजप्शन कितना करते हैं, और हमारी प्राथमिकता पे भी डिपेंड करेगा कि मान लो हमको ड्रैगन फ्रूट है, मान लो ड्रैगन फ्रूट सुना होगा ना हमने, और मान लो एक बार कभी खाए और एकदम बेकार सा लगा तो आगे कभी नहीं खाएंगे, कहेंगे बेकार सा मुंह हो जाता है एकदम। ड्रैगन फ्रूट लगता तो नाम सुनने में बड़ा अच्छा है, आकर्षक लगता है, लेकिन बहुत बेकार होता है। मान लो ऐसा अगर आपको फील हुआ तो वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो जाए आप उसको नहीं खरीदोगे, समझ लो। तो बेसिकली आपकी प्राथमिकता आपकी पसंद पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। आप बीमार हो और कह दिया जाए कि बीमार हो और अमरूद खाने का कितना भी मन करे, लेकिन अमरूद को नहीं खाओगे, क्यों नहीं करो खाओगे, क्योंकि बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारी प्राथमिकता पे भी ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो आय पर, मूल्य पर और प्राथमिकता पर भी डिपेंड करती है ये सारी गतिविधि। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, और उपभोग होगा और फिर से क्या होगा, उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, मान लो स्टील की बोतल है और खूब बिक रही हो मार्केट में खूब बिक रही है कि आजकल लोग पानी पीना इसी से पसंद करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, और भी बोतल बनाएगा, समझ लो। डिजिटल बोर्ड बहुत ज़्यादा बिकने लगे, पता चला हर जगह डिजिटल बोर्ड बिकने लगा है। भाई शुरुआत में तो क्या होता था, इक्के दुक्के लोगों के पास में होता था। आप आज देखोगे कि आज कंपैरेटिवली काफ़ी लोगों की एक्सेस है डिजिटल बोर्ड तक। तो बेसिकली जितना डिमांड बढ़ती जाती है उसी तरीके से उत्पादन भी बढ़ता जाता है। आज आप देखोगे तो कई सारी फैक्ट्री बन चुकी है, ऐसी कई सारी इंडस्ट्री बन चुकी है जो डिजिटल बोर्ड ही बना रही है, समझ लो। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है पूरी प्रक्रिया। उत्पादन होता है, वितरण होता है, विनिमय होता है, उपभोग होता है, और जब उपभोग बढ़ने लगता है तो ऐसे में उत्पादन भी बढ़ने लगता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है एक साइक्लिक तरीके से चलती रहती है, ठीक है। सुना है कि आप लोगों का ब्रेक भी होता है। तो जब आपका ब्रेक हो तो अभी आपका ब्रेक दे देते हैं आपको 8:30 बजे। अभी आपको ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक ले लो आप, और
रोज ब्रेक का याद दिलाना आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहता है।